ये आज एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करना है, ठीक है। लूप का केस स्टडी करता। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि एक वायर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स की इक्वेशन याद है क्या? देखो इक्वेशन है इक्वल टू आई, इक्वेशन देख वायर पे इतना फोर्स लगता है, इक्वल टू क्या था, आई एल क्रॉस बी। क्या लगता है? ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो एक इससे लगता है ओपन वायर पे, ऐसे एक वायर हो तो। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। लूप अगर आ जाए, लूप पे क्या होगा? तो लूप को स्टडी करना हो तो क्या करो, जैसे इंडिविजुअल वायर खुद स्टडी कर लो, अपना काम कुछ है। तो सपोज ये वालों में वायर लो, एल क्रॉस बी करो। एल मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो एल ऊपर है, बी इस तरफ है। एल क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देखो कहाँ पे आ रहा है थंब। एल इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो एल क्रॉस बी, एल से बी की तरफ रोटेट होना है, मतलब ऐसे रोटेट करना है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब कहाँ पे आ रहा है, अंदर। मतलब इस पार्ट पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ये वाले पार्ट क्या, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ये वाले पार्ट पे देखो, एल इस तरफ है, बी भी इस तरफ है, तो एंगल क्या हुआ, जीरो। एंगल जीरो से क्रॉस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे बताओ, एल इधर, बी यहाँ पे, तो एल क्रॉस बी करो, कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। इधर फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, यहाँ पे इस तरफ कितना होगा एंगल, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो या 0 डिग्री, फोर्स क्या लगाता है, 0। तो अब देखो, इस पे तो फोर्स 0 लग रहा है, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, सेम वैल्यू ही होगी। तो क्या होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगी। नेट फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, 0। टोटल फोर्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्या अगर एक लूप की बात करें तो नेट फोर्स पे हो जाता है 0। इंडिविजुअल लग सकता है, पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लूप पे ओवरऑल फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो इसका एक असर देखो, ऐसे ये सोचो कि सपोज ऐसे लूप है, ठीक है, इसको लूप मान लो कि ऐसे लूप है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, पर वो ऐसा ही रहेगा कि लूप में एक ऊपर लगा रहा हूँ और एक इधर से नीचे लग, क्या होगा, घूमना स्टार्ट है। घूमना स्टार्ट हुआ मतलब क्या लगता है, टॉर्क। क्या लगता है, टॉर्क। तो लूप पे आज हमें ये स्टडी करना है, लूप को स्टडी करना है। फोर्स 0 होगा, पर क्या स्टडी करेंगे, टॉर्क की इक्वेशन निकालें, ठीक है। तो टॉपिक लिख लो, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप placed in current carrying loop placed in an external magnetic field, placed in an external magnetic field, placed in an external magnetic field, ठीक है। पहले इसका क्या कहते हैं, इसकी इक्वेशन, फोर्स तो देखो 0 आने वाला है, पर टॉर्क की इक्वेशन आएगी इसमें।
तो टॉर्क की इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, डिराइवेशन मोड में आने के चांसेस कम है, पर मुझे रिस्क नहीं लेना है, जितना भी मुझे लगता है डिराइवेशन है वो मैं तुम्हें लिखवा, ठीक है। एनसीईआरटी और ये क्या कहते हैं, ये जो मैं पहले भी बताया था, एनसीईआरटी को क्या कहते हैं, वो एनसीईआरटी का जो थियरी वाला पार्ट है वो देखने की जरूरत नहीं है, मैं जो नोट्स में लिखवा रहा हूँ उसमें से ही पढ़ो, तो बोर्ड का थियरी का पार्ट इसमें ही आ जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आधे उसमें तो करवा ही दे रहा हूँ क्लास में, पर बाकी के फिर वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थियरी वाला पार्ट तो पूरा हो जाए, तो जितने जैसे मुझे लग रहा है छोटे मोटे डिराइवेशंस हैं, भले चांसेस कम है आने के, पर मैं करवा दूँ, ठीक है, 5-10 मिनट का एक काम है, ओके। तो इसमें इसके डिराइवेशन में ना पहले एक डायग्राम, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनती है, हम क्या लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं, तो मैग्नेट से क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉर्स शू मैग्नेट पता है क्या होता है, नॉर्मल बार मैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है, यू शेप का होता है, ऐसे यू शेप का होता है। तो इसमें एक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है, तो यहाँ पे जो स्पेस होता है ना, उसमें क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसकी एक खासियत होती है। और दूसरी खासियत क्या है, ये एक्चुअली बहुत पावरफुल मैग्नेट, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पावरफुल होती है काफी, और मान सकते हैं यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट लिया है, कि बाकी का पार्ट मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है। तो इधर हर जगह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। लूप को कहाँ पे रखना है, इधर ही रखना है बीच में, ठीक है। तो सपोज ये लूप है मेरा, ये लूप है। अब लूप को मैं ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे कोई एंगल पे रख सकता हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर कैसे भी रख सकता हूँ ना। तो हम जनरल स्टडी कर रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं, ऐसे कोई एंगल पे रखा हूँ, बोलो क्लियर है क्या, ऐसे एंगल पे रखा हूँ। तो अगर मैं ऐसे साइड से देखूं, अगर मैं साइड व्यू से देखूं, अगर यहाँ से अगर देखूं, ठीक है, इधर से लूप ऐसे एंगल पे दिख रहा है, मैं यहाँ से इधर से देखूं तो लूप जो है, मतलब तुम्हारे व्यू से लूप क्या होगा, ऐसे एंगल पे दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे पास हो रही है, ठीक है। मुझे तो पूरा लूप दिख रहा है, लाइन दिख रही है, सिर्फ लाइन दिखेगी, लूप पूरा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। लूप के लिए 3D में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दूसरा डायग्राम भी बनाएंगे, पर अभी जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। तो मान लेते हैं कोई एंगल पे, ऐसे कोई एंगल पे लूप है, ऐसे लूप से बाद में दो पार्ट बाहर भी जाते हैं, तो इसको पूरा एक सेगमेंट मान सकते हो, ये P Q R S, ठीक है, सेगमेंट ले लेते हैं। इस सेगमेंट से आई करंट जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल है तो ये लेंथ A ले लेते हैं और ये ब्रेड B ले लेते हैं, ठीक है। और इधर से हर जगह से क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह से ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना, कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या स्टडी करना है, तो मैं तो इसका स्टेटमेंट बता दूं, क्या होगा, बोलो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, खुद बोलो, मैं लिखवाने वाला तो वही थी। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड A ब्रेथ B या ब्रेथ B, उसके बाद बिटवीन मैग्नेट, मैग्नेट लिखो तो भी चलेगा, प्लेस बिटवीन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेट विद B, ठीक है ना। और हमने रैंडम ओरिएंटेशन लिया है, तो वो एंगल वैसे तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो वो पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ कर लो।
चलिए गेट ड्रॉ। देखो इसमें अब हमें क्या करना है, हर एक सेगमेंट पे, मतलब ये लूप है, ठीक है, ये लूप है, तो हमें हर एक सेगमेंट, ये QR, RS, ये इस पे हर एक पे क्या लगाना है, फोर्स लगाना है, और फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उससे टॉर्क भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ना QR स्टडी करते हैं। देखो मैं साइड से देख रहा हूँ, ये लूप ऐसे है, ऐसा है, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो अगर मैं इधर से देखूं तो लूप ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझना ये क्या है, ये P, इस डायग्राम को इस तरह सिलेक्ट करो, यहाँ पे P है, इधर क्या है, Q, ये PQ है, ये QR, RS और ST, क्लियर है, ऐसा डायग्राम। और मैग्नेट फील्ड यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो मैग्नेट फील्ड क्या है, इस तरफ जाएगी। समझना रहे ये डायग्राम। ठीक है, ये लेंथ A होगी या B होगी, क्या होगी, A, B, क्या होगी, ये B होगी ना, ठीक है ना, ऐसा है। तो देखो ये है, ये क्या है, अंदर वाला B, ये पूरा क्या होगा, A, इसको आधा कर देते हैं, ये A/2, A/2, ठीक है ना, ये B है। अब इसमें करंट भी जा रहा है, तो अब ये याद हो तो हमने पता है मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या हो, एरिया वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल ही लगाना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या, इससे परपेंडिकुलर होता है, इससे परपेंडिकुलर लाइन बनानी। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके बीच का एंगल क्या ले लेते हैं। ठीक है, अब पहले किस पे मुझे फोर्स निकालना है, QR पे निकालना है। ठीक है, तो QR जो है, ये ऐसे लूप है, ये वाला, ये जो QR है, तो I इस तरफ, मतलब L इस तरफ है, तो L इस तरफ है, B यहाँ पे, L क्रॉस B करो, कहाँ पे आ रहा है, L क्रॉस B, L इस तरफ, B इधर, L से B जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है ना, अंदर की तरफ लग रहा है, एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये डायग्राम बाद में ड्रॉ कर लेना, ये इससे नीचे लिखो, फोर्स on segment QR, force on segment QR will be, force on segment QR will be, क्या होगा, F1 इक्वल टू, देखो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ILB sin थीटा, तो I लेंथ कितनी है, 1, मैग्नेटिक फील्ड B
साइन। अब देखो थीटा, इस फॉर्मूला में थीटा का मतलब समझो, एल और बी के बीच का एंगल। तो अब ये डायग्राम देखो, एल इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो एल और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये जो थीटा वो एम और बी के बीच का एंगल, हमें किसके बीच में चाहिए? एल और बी। तो एल इस तरफ है, बी यहाँ पे, तो ये एंगल होगा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा? F1 इक्वल टू IAB cos थीटा। ठीक है ना, ये F1 आ गया। ठीक है, वैसे इसको फोर्स ऑन सेगमेंट FT, फोर्स ऑन सेगमेंट force on segment SP will be, force on segment SP will be F2 equal to, F2 equal to क्या हो जाएगा? SP पे बताओ कितना होगा? SP मतलब QR जैसा ही है, बस फर्क कितना है? QR में करंट अगर इस तरफ जा रहा है, QR में करंट इस तरफ जा रहा है, तो SP कहाँ पे? नीचे आ रहा है। तो बताओ क्या आएगा फर्क इसमें? क्या होगा? ये सब सेम होगा, पूरा सेम ही होगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। इसमें अंदर लग रहा था फोर्स, इसमें कहाँ लगेगा? बाहर लगेगा। ठीक है, तो लिख लो F2 इक्वल टू, सेम लिख लो, F2 इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हो IAB cos थीटा। F2 इक्वल टू IAB cos थीटा। ठीक है, देखिए तो अब दोनों को कंबाइन करते हैं, किसको? QP, किसको? QR और SP को। तो देखो ये ऐसे लूप था, एक फोर्स यहाँ पे इधर लग रहा था और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। नेट फोर्स क्या होता है? सेम है। तो मुझे बताओ नेट फोर्स तो जीरो, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? समझो ये लूप है, मैं एक फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, मतलब मान लो ऐसे खींच रहा हूँ, और दूसरा फोर्स इधर लगा रहा हूँ, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें फोर्स भी जीरो होगा, टॉर्क भी जीरो। किसकी वजह से? ये दोनों की वजह से। ये दोनों बाकी है अभी, ये दोनों की वजह से हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो लिख लो स्टेटमेंट कि हियर F1 and F2, here F1 and F2 are equal, here F1 and F2 are equal, comma opposite, equal, comma opposite, and acts along the axis of the coil, acts along the axis of the coil. So net force and torque will be zero. So net force and torque will be zero. ठीक है, अब कौन सा सेगमेंट बचा? ये PQ और RS, ये सेगमेंट बचा। तो ये अपना सेगमेंट है। ठीक है, ऐसे ये लूप बनाया है। तो पहले इस पे देखते हैं, PQ पे, जैसे सेगमेंट है। ठीक है, PQ पे देखते हैं। तो L इस तरफ, पहले फोर्स निकालना है। L इस तरफ है, B इस तरफ है। ठीक है, L अंदर की तरफ है और B इस तरफ है। कितना एंगल होगा? 90। L अंदर और B इस तरफ, कितना होगा? 90 होगा। तो इसको F1 डैश कुछ ले लेते हैं, लिख लो फोर्स on segment PQ, force on segment PQ will be, force on segment PQ will be F1 dash equal to, तो कितना होगा? उसमें फॉर्मूला लगाए, तो F1 dash equal to क्या होगा? I, लेंथ कितनी है? B, कैपिटल B साइन थीटा बोलो 90 डिग्री। तो ये F1 डैश कितना हो जाएगा? I स्मॉल b कैपिटल। ठीक है, ये F1 डैश है।
डायरेक्शन बताओ। एल अंदर है, बी इस तरफ है, एल क्रॉस बी करो। डायरेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए। एल इधर है, बी इस तरफ रोटेशन देखो ना, एल से बी का, एल इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो एल से बी रोटेट होना है, ऐसे रोटेट होना है। तो राइट हैंड हम बोल रहे हो कहाँ पे है, नीचे। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो ऐसे वायर है, इस पे कहाँ पे नीचे फोर्स लगेगा, ये होगा F1 डैश। और अब किस पे निकालना है हमें, RS पे। तो सिंपली को ऑन सेगमेंट RS, on segment RS, force will be on segment RS, force will be, तो बताओ उस पे फोर्स कितना होगा। करंट तो आई है, लेंथ भी है, एंगल कितना होगा। अब लेंथ इस तरफ है, लेंथ बाहर की तरफ है और बी इस तरफ है, कितना होगा, 90 ही होगा। सेम ही फोर्स लगेगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो F2 डैश ये सेम लिख लो, I स्मॉल बी कैपिटल बी, I स्मॉल बी कैपिटल बी। ठीक है, ये हो जाएगा F1 F2। अब देखो इसमें F1 डैश नीचे है, F2 डैश ऊपर है, दोनों इक्वल है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पर अब उसमें बताओ टॉर्क लगेगा क्या, एक फोर्स नीचे, ये ऐसे ऊपर है, तो क्या ये घूमेगा ना, तो इधर टॉर्क लगेगा, इधर टॉर्क लगेगा। ठीक है ना, तो इसके नीचे लिख लो स्टेटमेंट कि द नेट फोर्स विल बी 0, द नेट फोर्स will be 0, but torque will act on the loop, but torque will act, but torque will act on the loop। ठीक है, तो अब वो टॉर्क निकालना है, बस वो टॉर्क की ना लगे, हो गया अपना डायरेक्शन उतना ही है। ठीक है, तो ये दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लो, टॉर्क निकाल देते हैं। हो गया क्या, ठीक है, बना लिया जाएगा। अब इसमें देखो टॉर्क लिखना है, तो ये F1 डैश और F2 डैश वो क्या टॉर्क देंगे। तो डायग्राम में देखो अब कैसे घूमेगा एक कॉइल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। F1 डैश F2 डैश दो से होते क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो टॉर्क क्या करना है, ऐड करना है। लिखो इसमें डायग्राम के नीचे, द टॉर्क ऑन द लूप विल बी, द टॉर्क on the loop, the torque on the loop will be, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क की इक्वेशन पता हो तो याद है। टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, R क्रॉस S, मतलब क्या होता है RS sin थीटा। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टाउ इक्वल टू, देखो ये कैसे टॉर्क देगा। अब याद तो रोटेशन में पढ़ा था हमने कि सबसे पहले ना ये इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो सबसे पहले तो एस की लाइन बनाओ और क्या निकालना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एस की लाइन है, ये ए है, मतलब ये एक्चुअली आर होता है, ये आर है और ये परपेंडिकुलर थोड़ी, ये परपेंडिकुलर चाहिए तो ये होगा परपेंडिकुलर। तो ये ए बाई, तो देखो ये थीटा है, ये 90 है,
तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये एंगल कितना होगा थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये a/2 जो है वो ये है a/2, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा a/2 sin थीटा। ठीक है, ये जो लेंथ है वो कितनी होगी a/2 sin थीटा। तो टॉर्क कितना होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ जो है वो कितना होगा f1 डैश a/2 sin थीटा प्लस, अब देखो f2 डैश के लिए देखो, तो f2 डैश के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो सेम ही होगा, ये a/2 है, सेम ही आने वाला है। तो f2 डैश a/2 sin थीटा। f1 f2 की वैल्यू तुम्हें पता है, अभी निकाली ना, f1 डैश f2 डैश, सब्स्टिट्यूट करो, निकालो टोटल टॉर्क, देखो क्या है। I A small b capital B sin theta। IBA sin theta। f1 डैश ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टाउ इक्वल क्या होगा I स्मॉल b कैपिटल B a/2 sin थीटा प्लस f2 डैश भी यही था, I स्मॉल b कैपिटल B a/2 sin थीटा। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो टॉर्क दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा IB कैपिटल B a sin थीटा। किसी को बॉक्स मत बनाना, ये अपना फाइनल रिजल्ट नहीं आया, ये अपना टॉर्क है। ठीक है, इसको और थोड़ा करेंगे सिंप्लीफाई, लिख लिया सबने। स्मॉल b इंटू स्मॉल a क्या होगा एरिया, ठीक है, लिखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a इंटू स्मॉल b, कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a इंटू स्मॉल b। देयरफॉर टाउ कितना है IBA टाउ इक्वल टू IAB sin थीटा। ठीक है ना, ये टॉर्क की इक्वेशन आई IAB sin थीटा। अब ये हमने काफी बार स्टडी किया है, कभी भी इक्वेशन में sin थीटा वाला पार्ट है तो उसको क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसके नीचे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में A क्रॉस B। ठीक है ना, I A क्रॉस B ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इक्वल टू क्या है I A क्रॉस B। ठीक है, I A क्रॉस B। अब ये I इंटू A क्या होता है, I इंटू A, की टेस्ट में ना ये सब डालूंगा मैं, I इंटू A क्या, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो बताओ। I इंटू A क्या होता है, बोलो, घुमाओ नोट्स में पेज घुमाओ, बोलो लिखिएगा। क्या घुमा रहे हो, इतना याद होना चाहिए ना। लास्ट लेक्चर में एक बार क्या था, I इंटू A क्या था, करंट इंटू एरिया, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, करंट अपॉन एरिया, बहुत है करंट आई इंटू क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लिखो, हियर मैग्नेटिक मोमेंट, हियर मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू, हियर मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू IA पर वेक्टर फॉर्म में लिखना, M इक्वल टू
आई ए, ठीक है ना। तो एन वेक्टर है, ये भी वेक्टर, तो फाइनली देयरफॉर टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। इस पे बॉक्स बन गया अपना रिजल्ट है, ठीक है। टॉर्क जो है कोई भी लूप पे टॉर्क कितना लगता है, एम क्रॉस बी। ये क्या कहते हैं, टॉप की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन एन क्रॉस बी ये वेक्टर फॉर्म में कब यूज करना होता है, जब आई कैप जे कैप ऐसा कुछ दिया हो। पर अगर सिर्फ वैल्यूज दी हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। उसको भी बॉक्स बना दो, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इधर थीटा का मतलब समझा सकते हो क्या होगा, एंगल बिटवीन एम एंड बी। ध्यान रखना, तो एक कॉइल है, काफी स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। थीटा क्या समझ लेते हैं, ये कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, मतलब ये एंगल ले लेते हैं। पर एक्चुअली किसके बीच का एंगल है, एम और बी। तो कॉइल दिया हो तो सबसे पहले कॉइल से ना परपेंडिकुलर बनाओ, तो परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है, ठीक है ना। तो लिख लेना उसमें, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम एंड बी, एंगल बिटवीन एम एंड बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला कर लिया, बस एक और देखो, ये जो डिराइवेशन था ना, ये बोर्ड वाला पार्ट था, ठीक है। अब जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये इक्वेशन ही काम आने वाली है डायरेक्ट, ठीक है। पर क्या कहते हैं, डिराइवेशन बोर्ड के लिए मैंने करवा दिया, ठीक है ना। अब वही ये जो रीजन बता, एनसीईआरटी में पूरे ऐसे पेज में पूरे ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है ना, कि काफी क्या बोरिंग हो जाता है, पढ़ने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। मैं इतने साल से पढ़ा हूँ, आते मैंने एक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा होगा एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि सब वो बोरिंग होता है, कौन इतनी लाइन पढ़ेगा इतनी सारी, और वो बोर्ड में काम का भी नहीं होता है। कोई भी पूछता है पूरा ऐसे लिखना होता है, तुम ऐसे लिखो ढंग से, स्टेटमेंट वाइज डायग्राम बनाओ, अच्छे से इक्वेशन लिखो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस नीट होना चाहिए और प्रॉपरली लिखना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट वो सब ढंग से डालना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी को क्या है, थियरी वाला पार्ट देखने की जरूरत नहीं, अपनी नोट्स ही काफी है, ठीक है। पर फॉर्मूला इक्वेशन अगर आए तो ये हम यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव पार्ट का भी हम पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव पार्ट में एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड करनी होती है, वो एनसीईआरटी में नहीं दी है। कॉइल रोटेट होता है तो कॉइल को क्या एनर्जी मिलती है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, वर्क मिलता है। तो इधर जो वर्क है, अब ये काफी एक्सटेंशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था, दो टाइप के फोर्स आते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर याद हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। कंजर्वेटिव फोर्स जो है, जहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स लगता है वहां पे ना पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसमें क्या है, ग्रेविटी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कौन सा है, कंजर्वेटिव होता है, तो उसमें भी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है, तो इसमें भी क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखनी, ठीक है, वो काम की, ओके। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है उसके आगे बस एक लाइन लिख लो, इफ द एंगल बिटवीन एम एंड बी, इफ द एंगल बिटवीन एम एंड बी changes from θ1 to θ2, if the angle between M and B changes from θ1 to θ2, then ये डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी इक्वेशन है mb cos θ1 माइनस cos थीटा, ठीक है। इसका बॉक्स बना, डेल्टा यू इक्वल क्या होता है, mb cos θ1 माइनस cos थीटा।
ठीक है, ध्यान रखना है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू। ठीक है, जनरली डेल्टा मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे ये उल्टा है। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए U, तो किसके बराबर होता है, माइनस एन डॉट बी। ठीक है, उसके बराबर होता है, ये दोनों पे बॉक्स बना, ये अपनी इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, अब इसके बेस पे प्रॉब्लम करने, ये टॉपिक भी अपना खत्म हो गया है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन। सर्कुलर कॉइल, of radius 1 meter, has 12 turns, and carries 5 ampere current, ठीक है, it is placed in uniform magnetic field, of 0.6 Tesla, ठीक है, इतना हो गया। पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरे पार्ट में फाइंड मैक्सिमम टॉर्क, एंड ड्रॉ इट्स ओरिएंटेशन, ठीक है, दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में लिखो loop is rotated in the direction of torque, by 60 degrees, starting from orientation of part 2, starting from orientation of part 2, ठीक है, full stop। find delta U, ठीक है, ट्राई करो एक बार अपने।
देखो एक बार फॉर्मूला ध्यान से माइनस पहले पार्ट में मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? NI है ना, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो तो ध्यान रखना है वो, ठीक है। उसका वैल्यू से रखिएगा तो क्या है मैग्नेटिक मोमेंट 65 यूनिट में क्या लिखना है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? मैक्सिमम टॉर्क पूछा है। टॉर्क की इक्वेशन हमें पता है mv sin थीटा, मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा? थीटा 90 हो तो क्या है मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? एम बी, एम की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, क्या तो कितना आ रहेगा? 36.5 यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक है, टॉर्क का यूनिट होता है। इसमें टॉर्क आ गया। पर दूसरे पार्ट में वो भी पूछा है कि ओरिएंटेशन टॉर्क है। ओरिएंटेशन टॉर्क मतलब कैसा दिखेगा? तो इधर दो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। सपोज ऐसे एक लूप है, ठीक है, करंट सपोज ऐसे जा रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ है। एक ये केस बना है, ठीक है। दूसरा डायग्राम, लूप ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। क्या लगता है कौन सा केस आएगा मैक्सिमम टॉर्क? ये नहीं आना चाहिए 90 डिग्री ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये कॉइल और डी इसके बीच में एंगल देखना होता है एम और डी। तो हमेशा लूप में ना एम बताओ, क्योंकि एम कभी नहीं दिया होगा, एम हमें बनाना होता है। तो करंट ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगा है, तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो एम है वो एम ऊपर की तरफ है। तो इस केस में थीटा कितना होगा? 0 वोल्ट। तो टॉर्क क्या होगा? 0। इधर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इस केस में देखिए एम ऊपर है, बी इस तरफ है, तो इधर थीटा कितना होगा? 9। तो ये केस होगा मैक्सिमम टॉर्क का, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ड्रॉ दोनों करो, ठीक है। प्रॉपर्ली स्टडी करना है, ठीक है ना, सीख रहे हैं, पहला प्रॉब्लम है। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है कि उसको रोटेट कर रहे हैं। कैसे? पार्ट 2 जो है वो इनिशियल स्टेट है। अब कितना घुमा रहे हैं उसको? 60 डिग्री में इस तरफ भी घुमा सकता हूँ, इस तरफ भी घुमा सकता हूँ। तो क्या दिया हुआ है? इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इधर बताओ इस डायग्राम में टॉर्क कैसा लग रहा है, कैसे घूमेगा ये कॉइल, कैसे पता चलेगा? एम क्रॉस बी करो, एम ऊपर है, बी इस तरफ है। एम इधर है, बी इस तरफ है, तो कैसे ऐसे रोटेट हो रहा है? मतलब टॉर्क अंदर है पर रोटेशन कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो मतलब ये जो कॉइल है वो ऐसे घूमेगा। तो कितना घुमा रहा है? हमें 60 डिग्री घुमा। तो 60 डिग्री ऐसे घुमा दे हम, ये बी इस तरफ होगा, ये एम ऐसा हो जाएगा। तो कितना घुमाया मैंने इधर, मैंने इसको इतना घुमाया, कितना घुमाया? 60 डिग्री। थीटा बताओ, ये थीटा होगा अपना। बोलो क्लियर है क्या एम और बी के बीच में? तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अब डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला तो पता है, थीटा 1 थीटा 2 दे रखता है। कर दो ऐसे ड्रॉ करो। जिनको ठीक है क्लिक हो गया, वो प्रॉपरली समझना है, ठीक है चलेगा। पर जिनको ना हुआ हो या तो कंफ्यूजन हो तो ड्रॉ करो कि भाई रोटेट हुआ है। जिसको 60 डिग्री घुमाया ना, तो पहले ही लाइन थी, अब ऐसे ही हो गया तो घुमा लिया। कितना घुमाया? इस लाइन से कितना घुमाया? 60 डिग्री घुमाया। तो एम और बी के बीच का एंगल कितना? 31।
चलिए ड्रॉ कैलकुलेट कर लोगे ना। MB क्या होगा, cos 90 माइनस cos 30 खत्म हो गया, ठीक है ना। कितना है, -18√3π, ठीक है, ये डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। और भी एक दो प्रॉब्लम्स और इसके करने हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड भी है, तो बोर्ड कॉम्पिटिटिव पार्ट दोनों इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट लिखो, a circular coil has 30 turns. The circular coil has 30 टर्न, ठीक है। अब देखो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वो डेटा लिख लो। रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बाद में करंट दिया हुआ है 6 एम्पियर, मैग्नेट फील्ड दे रखा है 1 टेस्ला, ठीक है। अब दो पार्ट इसमें, पहले पार्ट में लिखो द फील्ड लाइन makes an angle of 30 degree, makes an angle of 30 degrees, makes an angle of 30 degrees with the coil, makes an angle of 30 degrees with the coil. Find torque, find torque, ये पहले पार्ट में, ये दूसरे पार्ट में लिखो, will the answer in part 1 change? Will the answer in part 1 change if a planar coil of irregular shape, if a planar coil of irregular shape but of same area replaces the circular coil, ठीक है। ये पूरा अपने आप ट्राई करो, ठीक है। डायग्राम बनाओ, डेटा लिखो, ये बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं, कंप्यूटर फाइल इसमें ही आ जाएगा। तो प्रॉपर्ली डेटा लिखो, डायग्राम बनाओ, ढंग से करो तो।
देखो इसमें क्या होगा कि तो मैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कॉइल जो है, कॉइल ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस प्लेन के साथ, कॉइल के प्लेन के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री। हमें टॉर्क निकालना हो तो हमें प्लेन के साथ थोड़ी एंगल चाहिए, हमें तो एम के साथ एंगल चाहिए। तो एम क्या उसके परपेंडिकुलर होगा, तो कितना एंगल होगा एम और बी के बीच में, 60 डिग्री। तो टाउ जो है वो क्या आएगा, एम बी साइन 60। एम बी सब कुछ दिया हुआ है ना, निकाल सकते हो कितना आ रहा है, 576 इधर वैल्यूज डाल दो। अगर ऊपर लोगे तो कितना होगा, 120 आने पर साइन 120 कितना होगा, समझा है ना, नहीं बोले बोलो क्या है आंसर। 3129 into 10 is -3. कितना है, 3129 Everything is right. Into 10 is twice. तो कितना हो, 3.13 हो गया। निकल गया आंसर। टॉर्क जो है दूसरे पार्ट में, देखो ये पहला पार्ट हुआ, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि आंसर चेंज होगा या नहीं, क्या किया है बोलो इसमें, दूसरे पार्ट में किया क्या है, कॉइल का शेप चेंज कर, क्या इस कॉइल की जगह, सर्कुलर की कॉइल की जगह कोई भी शेप का कॉइल डाल दिया है, पर क्या सेम है, एरिया सेम है। तो देखो इसकी जगह मान लो कोई अलग शेप का कॉइल डाल दे, पर ऐसा ही रहेगा, ओरिएंटेशन सब ऐसा ही रहेगा। तो सपोज ऐसे रैंडम शेप का एक कॉइल डाल देते हैं, ठीक है, पर सब कुछ सेम, ये 30 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ, ऐसे कोई रैंडम शेप का डाल दो, तो क्वेश्चन ये पूछा है, ये अपना आंसर जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो क्या लगता है, होगा या नहीं होगा। ये सब के समझ पता है, क्या कहते हैं, तुम्हें जब फील हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा कोई इक्वेशन, कोई लॉ, कोई प्रिंसिपल, उससे ही आंसर देना है। आई ओमेगा होता है। देखो शॉर्ट में निकालना है ना, तो ये इक्वेशन देखो, मैं इसकी जगह ये केस कर रहा हूँ, देखो कुछ चेंज हो रहा है क्या, चेंज होगा क्या, मैं आई तो उतना ही है, एरिया सेम भी है, मैग्नेट भी कोई नहीं छेड़ा, एंगल भी नहीं छेड़ा, कुछ नहीं छेड़ा, तो और क्या होगा,
आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। पर इसमें तुम्हें प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। सो स्टेटमेंट कैसा आएगा, पहले क्या लिखोगे, नो, ठीक है ना। तो आंसर में क्या आएगा, नो, बिकॉज द टॉर्क डिपेंड्स on area, because the torque depends on area, which is same, and also torque is independent of the shape, and also torque is independent of the shape, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a circular coil having 100 turns, for a circular coil having 100 turns, R equal to लिखो 10 centimeters, I equal to 3.2 amperes, I equal to 3.2 amperes, B equal to 2 Tesla, B equal to 2 Tesla, ठीक है। इतना दिया होगा। पहले पार्ट में लिखो, the direction of field is initially along the axis of the coil, along the axis of the coil. Direction of field is initially along the axis of the coil. Take a full stop. It is now rotated through 90 degrees. It is now rotated through 90 degrees. Okay. Find initial and final torque. Find initial and final torque. ठीक है, फुल स्टॉप। ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो, फाइंड एंगुलर स्पीड, when the coil is rotating from, find angular speed when the coil is rotating from 0 degree to 90 degree, 0 degree to 90 degree, ठीक है। ये दिया हुआ है। इसमें ना एक और डेटा दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है कॉइल का, तो MI लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 kgm², 0.1 kgm², ठीक है।
शुरुआत में क्या एक्सिस के अलॉन्ग है, तो देखो कैसे भी बनाओ लूप को, तो मैं ऐसे बनाऊं लूप को, तो सब जैसे करंट इस तरफ जा रहा है, लूप की एक्सिस क्या हुई है हुई, तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी तरफ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी तरफ होगा। तो शुरुआत में इनिशियल टॉर्क कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0। टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0, शुरुआत में कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब क्या है कि आपको 90 डिग्री घुमा है, अरे क्लॉकवाइज घुमा एंटी क्लॉकवाइज घुमा कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे किया तो मैं ऐसे 90 डिग्री घुमा दिए, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं छेड़ रहे, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है। अब मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे इस तरफ हो सकता है, तो अब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो टॉर्क अब आ जाएगा, टॉर्क एन बी साइन थीटा 6.45 कितना आ रहा है 6.45 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आ जाएगा। कैसे निकालते चेकअप लगाते जब अल्फा कांस्टेंट हो, जरा अल्फा कांस्टेंट थोड़ी होगा, टाउ इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वेरिएबल है टाउ।
तो उस केस में इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्या करना पड़ेगा? देखो टॉर्क दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? ओमेगा पूछा है। अब देखो ओमेगा कहाँ से आएगा? टॉर्क से ही आएगा। टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है? mg sin थीटा। अब m की वैल्यू b की वैल्यू उनको नहीं छेड़ रहे, ये घूम रहा है, कॉइल घूम रहा है, तो क्या चीज हो रहा है? थीटा, मतलब टाउ इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? थीटा। तो वेरिएबल कैसा है? तो हमेशा पहले तो अल्फा निकाल लो। टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा इक्वल टू mb sin थीटा। अब देखो आई एम बी ये सबकी वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा कितना आ रहा है बोलो? 64 पाई। तो पाई को भी डालो, उसमें वैल्यू 3.14 है, तो कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? 20 पॉइंट नहीं 64 पाई है ना, 200 समथिंग आना है, 201.06 ठीक है, मतलब 201 ले सकते हैं, 201 साइन थीटा। तो अब देखो इसमें अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? थीटा। वेरिएबल हो तो क्या करते हैं? वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो याद करो, हमने काइनेमेटिक्स में ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी, अगर याद हो तो, इक्वल टू dv by dx। तो सेम ये किसके लिए होता है? लीनियर मोशन के लिए। हम कौन सा मोशन स्टडी कर रहे हैं? रोटेशन। तो इसकी जगह वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, ए की जगह क्या आता है? अल्फा, ओमेगा, बी की जगह ओमेगा, डी थीटा बाय डी थीटा। तो ये इक्वेशन डालो, तो ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा इक्वल टू 201 साइन थीटा। अब सेपरेट कर दो, 201 साइन थीटा डी थीटा। अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से ओमेगा, इसमें लिमिट दे रखी है, कौन सा एंगल है? 0 से π/2। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ओमेगा डी ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालो यही आएगा। 201 साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा 0 से 90। तब वैल्यूज डाल दो, तो इधर देखो 90 0 1 ही होगा, 2 को इधर लेके आओ, तो कितना है? 402। अप्रोक्स 400 ले लेते हैं, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 400 ले लो, रफली कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा ना। ओमेगा रफली कितना आ जाएगा? 20 रेडियन पर सेकेंड। याद करें सर, इसको m by l equal to q by 2m वाला अप्रोच भी कर सकते हैं। m by l, और वो कांस्टेंट उससे घूमता हो तो कर सकते हो ना, ये कांस्टेंट से थोड़ी घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हैं। क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराए इसमें एंगुलर मोमेंटम थोड़ी कंजर्व होगा, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लगता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये आएगा आंसर। देखिए ठीक है, तो ये एक टॉपिक अपना हो गया है। ठीक है, कौन सा? लूप वाला। ठीक है, अब बस एक टॉपिक बचा है, गैल्वेनोमीटर। वो स्पेसिफिकली बोर्ड का है, उसपे
काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, ठीक है। तो वो हमें ढंग से, जैसे आज वो डिराइवेशन की उसमें प्रॉपरली स्टडी करना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पार्ट में क्वेश्चन इससे आए नहीं है, पर फिर भी प्रैक्टिस तो कर लेंगे, ठीक है। तो बस एक नेक्स्ट लेक्चर एक और है, तो ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाद में जो कुछ चैप्टर्स है वो हम थोड़ी पेस में कंप्लीट कर सकते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, इजीली हो जाएगा। छोटे चैप्टर इतने लेंथी नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मंथ में, जुलाई में अपने एटलीस्ट 2 चैप्टर तो खत्म हो ही जाएंगे मिनिमम।